डार्विनिज्म। तो डार्विन जो साइंटिस्ट हैं उनकी हम पिक देख सकते हैं बेस्ड ऑन, तो ये थ्योरी है डार्विनिज्म। तो डार्विन ने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी। कब की थी? जब ये एक सी वॉयज, एक समुद्री यात्रा पे गए थे एक शिप के अंदर, और शिप का नाम था HMS बीगल शिप। गैलापागोस आइलैंड पे गए थे ये एक, और ये लगभग 5 साल तक इनकी समुद्री यात्रा है वो चली थी। और वहाँ से जो भी ऑब्जर्वेशन ली, तो डार्विन ने क्या कंक्लूजन निकाला जो अपनी ऑब्जर्वेशन से जो उन्होंने वहाँ पे देखी अलग अलग चीज़ें, एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स काज अराइजन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ दैट ऑफ लाइफ एट द डिफरेंट पीरियड्स। तो अलग अलग टाइम पे धरती के ऊपर अलग अलग जो स्पीसीज हैं, अलग अलग जो जीवन है वो खत्म होता रहता है, और जो नई लाइफ फॉर्म्स हैं वो उनकी जगह पे आती रहती हैं। और ऐसा धरती पे काफ़ी बार हुआ है। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन करेक्टरिस्टिक्स। तो जो पॉपुलेशन है हैज बिल्ट इन वेरिएशंस, वो काफ़ी सारे अपने अंदर बदलाव विकसित करती हैं अलग अलग गुणों में। और जो ये बदलाव हैं वो उनको अनेबल, उनको मदद करते हैं किसके लिए? टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन। जो उनके वातावरण के अंदर अलग अलग परिस्थितियां हैं उनमें उनको जिंदा रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं। फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। तो इन्होंने फिटनेस का पॉइंट दिया था। फिटनेस क्या चीज़ होती है? अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो फिटनेस का वहाँ पे मतलब केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस था। और इसका मतलब क्या है? हु आर बेटर फिट इन एनवायरमेंट। जो जीव ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को डाल लेते हैं, तो वही जीव ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो प्रोजेनी है, अपने जो वंशज हैं उनको छोड़ पाते हैं नेचर में, और उसकी वजह से वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, और वो नेचर के द्वारा सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। नेचर चाहती है कि जो जीव डेवलप कर पाएगा उसी को वो सर्वाइव करने का मौका देगी, बाकी को वो एलिमिनेट, वो नेचर से हटा देती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बोलते हैं इसको, जो डार्विन ने दी, डार्विनिज्म थ्योरी बोलते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ डार्विन बोलते हैं। तो इसके लिए डार्विन ने कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ स्टडी है वो पहले से की थी, जिसके अंदर उन्होंने वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन। तो एक साइंटिस्ट को ये पढ़ के गए थे जिन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर वर्कआउट किया था, ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, और उन्होंने क्या कुछ बताया था? नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो प्राकृतिक संसाधन है वो लिमिटेड हैं, वो बढ़ नहीं सकते। लेकिन पॉपुलेशन आर स्टेबलाइज इन साइज एक्सेप्ट फॉर द सीजनल फ्लक्चुएशन। और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जो पॉपुलेशन है एक बारी तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद एक स्टेबल लेवल पे पहुंच जाती है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। और हालांकि उसके अंदर सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, मतलब उतार चढ़ाव हैं, कभी पॉपुलेशन बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो वो जरूर देखने को मिलता है। पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस्ड मैक्सिमली। यदि हर एक जीव अपनी फुल कैपेसिटी के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। लेकिन जो पॉपुलेशन साइज यदि हम रियलिटी में देखें तो वो लिमिटेड रहता है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाती हैं। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, जो खाना पानी की जो चीज़ें हैं प्रकृति में वो तो लिमिटेड ही हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं और रिसोर्सेज कम हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन होएगा उनके बीच में, मारकाट मच जाएगी, और जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक लेवल तक ही रह के, एक लेवल तक बढ़ने के बाद ही वहीं तक रह जाती है। और उसके अंदर भी कुछ जो सर्वाइव कर लेते हैं, और किस बेस पे सर्वाइव करेंगे? दूसरों के कॉस्ट पे, मतलब दूसरों को डैमेज करके ही वो सर्वाइव करेंगे। और किनको, किसके कॉस्ट पे रहेंगे? जो कि अपने आप को बचा नहीं पाते हैं नेचर में। तो किसी न किसी को तो अपने जो जो लाइफ है उसको त्यागना पड़ेगा दूसरे को जीवित रहने के लिए। तो कंपटीशन में यही रहता है कि एक जो जीव है वो सर्वाइव कर लेता है, बल्कि जो दूसरा है वो उसकी डेथ हो जाती है। हेरिटेबल वेरिएशन विच मेक्स रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू। तो कुछ जो वेरिएशन हैं ये हेरिटेबल होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती हैं, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधनों का यूज है वो अच्छे से अच्छे ढंग से किया जा सकता है कुछ स्पीसीज के द्वारा। और उनकी वजह से क्या है? वो ज़्यादा मात्रा में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और ज़्यादा वो प्रोजेनी है अपनी नेचर में छोड़ पाते हैं। ओवर मैनी जनरेशन, कई जनरेशन के बाद जो सर्वाइवर्स हैं, जो जीवित रहने वाले जीव हैं, मतलब जो कंपटीशन से बच जाते हैं, वो ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ देंगे, और वही प्रोजेनी ज़्यादा वेरिएशन के साथ एक नई स्पीसीज है वो बनाती हुई मिलेगी। एक एल्फ्रेड वेलेस साइंटिस्ट हैं, एक नेचुरलिस्ट हैं, ये भौतिक शास्त्री बोल सकते हैं इनको, हु वर्कड इन मैलरी
आर्कियोपेलागो पेलागो हैड आल्सो सम केम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। उसी टाइम पे डार्विन के टाइम पे ही ऐसे ही उन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व की और इसी कंक्लूजन में पहुंचे जो नेचुरल सिलेक्शन है। तो इस थ्योरी को जो अल्फ्रेड वेलिस है उन्होंने भी अपनी सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है वो दी। तो ये डार्विनियन थ्योरी जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ये क्या कहती है कि इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो जैव विकास होता है वो नेचर के द्वारा सिलेक्शन की प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इसके अंदर टू की कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ब्रांचिंग डिसेंडेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंडेंट का मतलब है जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज है, जो वंशज, जो पूर्वज हैं, पूर्वजों के जो वंशज आगे बढ़ते हैं वो अलग अलग लाइन में चले जाते हैं। जैसे एक टहनी होती है, ब्रांच निकली होती है एक स्टेम से, तो अलग अलग डायरेक्शन में फैली होती हैं, उनके ऊपर अलग अलग टाइप के जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी लीव्स हैं और जो फूल वगैरह अलग अलग लगते हैं। इसी प्रकार से एक कॉमन जगह से ही जो जीव जंतु जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वो निकले हैं और उनके अंदर जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वो अलग अलग प्रकार के वो डलते गए। और नेचुरल सिलेक्शन का भी इसके अंदर काफ़ी रोल है। नेचर जिन जीवों को सिलेक्ट करती है तो वो क्या होना चाहिए, फिट होने चाहिए, रिप्रोडक्टिवली फिट होने चाहिए वो। सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडेप्टेड। इनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जो बिल्कुल सही ढंग से अनुकूलित हैं अपने एनवायरनमेंट के प्रति। इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट आई नेचर सेलेक्ट्स द फॉर फिटनेस। तो अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति जो ज़्यादा फिट हैं तो उन्हीं को नेचर है वो सिलेक्ट करती है। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। और जो ये चेंज हुई, जो भी चेंज हैं ये इनहेरिट होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। और इनका जेनेटिक बेस भी माना जाता है कि जीन के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है। जो भी एक इंडिविजुअल अपने अंदर चेंजेस करता है, वेरिएशन वो लेके आता है। फिटनेस इज एंड रिजल्ट ऑफ द स्टेबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। और जो फिटनेस है ये यही एंड रिजल्ट होता है जो भी अलग अलग इंडिविजुअल अपने अपने अटेम्प्ट करता है जिंदा रहने के लिए अर्थ के ऊपर, तो उसका जो मेन एंड में रिजल्ट उसको फिटनेस से मिलता है। और फिटनेस यदि ज़्यादा से ज़्यादा शो करेगा तो नेचर के द्वारा सिलेक्ट रहेगा, मतलब वो जिंदा रहेगा धरती पे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जो माइक्रोब्स का एग्जाम्पल लेते हैं हम, यदि हम उसको लैब के अंदर उगाते हैं कल्चर प्लेट के ऊपर, अलग अलग मीडियम होते हैं जिन पे हम बैक्टीरिया को, अलग अलग माइक्रोब्स को उगा के देखते हैं, तो वो डिवाइड फास्ट, वो बड़े जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं और अपनी जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं और थोड़े ही टाइम में 1 घंटे के अंदर अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर वो अपनी लाखों की संख्या बना लेते हैं। और एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन ए गिवन मीडियम हैज बिल्ट। तो अलग अलग जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की वो अलग अलग वेरिएशन है उनके अंदर आ जाती है, उनको जिस प्रकार का अपना खाना मिलता है एनवायरनमेंट में, जो भी हम उनको खाना देंगे तो उस हिसाब से वो अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से काजिंग सर्वाइवल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन। जिसके अंदर कुछ ही जो पोर्शन है पॉपुलेशन का वो अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाएगा जब हम उनको नई कंडीशन देंगे। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसी टाइम के अंदर वेरिएंट पॉपुलेशन आउट ग्रोथ अदर्स, जिसकी वजह से कुछ जो बदली हुई जो पॉपुलेशन है जिसके अंदर बदलाव आ जाते हैं, जो हम खाना यदि चेंज कर करके उनका एनवायरमेंटल कंडीशन यदि उनकी चेंज कर रहे हैं तो जो कुछ वेरिएंट पॉपुलेशन है वो दूसरों को वहाँ पे वैनिश कर देती हैं और बदली हुई मिलेंगी, अपीयर्स ए न्यू स्पीसीज। तो जो पुराने वाली जो हमने बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो की थी, जो बदलते गई आगे आगे नए नए चेंजेस उसके अंदर आते गए कई पीढ़ियों के बाद, तो वो एक नई स्पीसीज को बना के वहाँ पे देखने को मिलती है। एक स्पेसिएशन वहाँ पे प्रोसेस है वो मिलेगी। स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज अकर्स विद इन डेज। और कुछ दिनों में ही होता है ये जो इवोल्यूशन है, जो माइक्रोब्स के केस में यदि देखें। जबकि जो फिश हैं, फाउल हैं, जो पक्षी हैं, जो मछलियाँ हैं और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर यही जो प्रोसेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों का टाइम ले लेती है, क्योंकि ऐसे जीवों का जो उनका लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम आता है। जैसे जो ह्यूमन है उसका लगभग 80 to 100 जो ईयर्स है वो लाइफ स्पैन रहता है, तो उसको इवोल्व होने में, उसके अंदर चेंजेस विकसित होने में काफ़ी साल लग जाते हैं। उसके बाद है लैमार्क थ्योरी, जिसको लैमार्किज्म भी बोला जाता है। तो लैमार्क के अनुसार इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जो जैव विकास हुआ है धरती पे, अलग अलग जो जीवन विकसित हुआ है वो किस चीज़ के बेस पे हुआ है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यदि हम किसी भी ऑर्गन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छे ढंग से इम्प्रूव होता चला जाता है, और यदि किसी ऑर्गन का हम अच्छे ढंग से यूज नहीं करते हैं तो वो डिसयूज में चला जाता है, वो
आराम आराम से अपनी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल है जैसे जिराफ हु इन एन अटेम्प्ट टू फॉरेज लिविंग लीव्स ऑन द टाल ट्री। जैसे जिराफ की जो गर्दन है, लंबी गर्दन, वो किस बेस पे हुई है, मतलब पहले के जो जिराफ है जिन्होंने प्रयास करना शुरू किया, जो पेड़ हैं, पेड़ की जो ऊंची टहनियाँ हैं उनको, उनके पत्तों को खाना शुरू किया। फॉरेज का मतलब है एक, मतलब शिकार करके खाना या फिर एक फीडिंग हैबिट बोल सकते हैं। हैड टू अडेप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ दियर नेक। तो उन्होंने क्या प्रयास किया, उनका जो अनुकूलन क्या रहा, उनको अपने बदल जो भी पत्तों खाने के लिए अपनी जो नेक हुआ उसको अडेप्ट किया, उसकी जो लंबाई है वो बढ़ी। पास्ट ऑन दिस एक्वायर्ड करेक्टर, और जो ये करेक्टर उन्होंने प्राप्त किया नेचर से, तो उसको अपनी आगे की पीढ़ियों में एक के बाद एक सक्सीडिंग जो जनरेशन उसकी आती गई उसके अंदर इसको ट्रांसफर करते गए। और जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स केम टू एक्वायर्ड लॉन्ग नेक्स, और जो जिराफ्स के अंदर जो लंबी गर्दन्स आती हैं वो कई सालों का ही जो इसी प्रकार के जो करैक्टर वो एक्वायर करते गए। और ये जब करैक्टर बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते गए तो जो गर्दन है वो बहुत लंबी होगी। जैसे शुरुआत में जो जिराफ है उनकी गर्दन छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हाइयर जो प्लांट्स हैं उनकी जो ब्रांचेज को पत्ते खाने स्टार्ट किए तो ज़्यादा ज़्यादा वो प्रयास करते गए, तो जिस चीज़ की उनको नीड लगी तो वो चीज़ उनकी जो जैसे हाइट है गर्दन की वो बढ़ती चली गई। और आज हम जो जिराफ है उसकी लंबी गर्दन है वो आसानी से देख पाते हैं। उसके बाद है म्यूटेशनल थ्योरी। इन फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरुआती दशक में, जैसे जो 1910 के आसपास की बात कर रहे हैं, 1900 से लेकर 1910 के आसपास की, तो ह्यूजो डी वेरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क, उन्होंने कुछ काम किया किसके ऊपर, इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर, एक ये प्लांट है, ब्रॉड फोर्थ आइडिया ऑफ म्यूटेशन, जिसकी वजह से उन्होंने म्यूटेशन का एक पॉइंट दिया। म्यूटेशन क्या होती है, सडन इनहेरिटेबल चेंज, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं और उनकी वजह से भी वेरिएशंस काफ़ी देखने को मिलती हैं। बिलीव्ड दैट म्यूटेशन काज इवोल्यूशन, तो इनका मानना था कि जो ये म्यूटेशन है यही जैव विकास को विकसित करती हैं, और ये माइनर फॉर्म में नहीं होती कि थोड़े थोड़े चेंज आएंगे, बल्कि ये एकदम से आती हैं और एकदम से बदलाव करती हैं ये। जैसे कि जो डार्विन बताते थे कि भाई ये नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर आराम आराम से उन्हीं इंडिविजुअल को जो इन्वायरमेंट है वो आराम आराम से चेंज होता है और उस हिसाब से आराम आराम से वेरिएशन जीवों में देखने को मिलती है। लेकिन इनका मानना था कि म्यूटेशन एकदम से आती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एकदम से कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, नई स्पीसीज बनाता है। और इनका ये भी मानना था कि म्यूटेशन रैंडम होती है, उनका किसी भी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं होता, किसी फॉर्म में वो आ सकती हैं, डायरेक्शनलेस होती हैं, कोई फिक्स उनका टारगेट नहीं होता कि वह नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाना इसलिए ही मेरे को म्यूटेट करना पड़ेगा, म्यूटेशन आनी चाहिए। जैसा कि डार्विन ने बताया था कि जो म्यूटेशन जो वेरिएशन थी वो स्मॉल लेवल पे थी, छोटे लेवल पे थी, लेकिन उनका एक डायरेक्शनल एक्सपेक्ट था। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन भी देख सकते हैं म्यूटेशनल थ्योरी में और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अंदर। तो म्यूटेशन काज्ड स्पेसिएशन, तो इनका मानना था कि जो म्यूटेशन है उन्हीं की वजह से जो स्पीसीज बनी है वो ग्रेजुअली नहीं बनी, आराम आराम से नहीं बनी, बल्कि वो एक सिंगल स्टेप में ही बनी है, और जिसको साल्टेशन माना जाता है। साल्टेशन मतलब एक टाइम पे जो वेरिएशन है एकदम से आ जाती हैं और उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक कोई वेरिएशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, और ये म्यूटेशन की वजह से आती हैं।